नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर एक सोल आत्मा जो धरती पर आती है अपने साथ कुछ दर्द और खुशियाँ एक्सपीरियंस करने के लिए धरती पर आती है, पर अपने को निखारने के लिए ये पीड़ा भी बहुत आवश्यक है, जो कि हमें और आगे के रास्ते को आगे बढ़ने में सहायक होती है और हमें चमकाने में, आत्मा को और अच्छे तरीके से प्रकाशवान होने में मदद करती है। आज हम आपके लिए एक ऐसे ही मास्टर आंध्रा से हैं जिनको लेकर आए हैं और हम उनसे रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। एम बुद्धिमती जी जो कि आंध्रा से हैं और पीछे 12 साल से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के साथ साथ और भी बहुत से काम उन्होंने किए हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। स्वागत है एम बुद्धिमती जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार बुद्धिमती जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप धरती पर आपका अवतरण हुआ, आपकी इस सुंदर आत्मा ने जन्म लिया, तो आपका कैसा था ये जीवन? हाँ जी, मेरा जन्म हुआ है 1947 दिसंबर 20 को। तो ऐसे एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जो मैं मुझसे पहले मेरे माता पिता को 4 बच्चे हुए और गुजर गए। तो मैं जब पैदा हुई तो मुझे एक यानी अच्छी तरह अब मैं जिंदा रहूं और पालूं बड़ी बड़ी हूँ, इस तरह उन्होंने मेरा पालन पोषण किया था। तो बड़े होते होते यानी पिताजी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनका क्या है कि सब अनुशासन में रहना है, सभी को जीवन अगर अच्छा होना है तो अनुशासन का पालन करना है। और झूठ भी कभी बोलने से, हंसी मजाक में झूठ बोलने से भी बहुत पिटाई होती थी हमारी। तो झूठ भी नहीं बोलना, ईमानदारी से रहो, सच बोलो। और चोर, ये तो चोर तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ो। ऐसी मेरी पढ़ाई भी ऐसे ही हुई शुरू। तो बचपन में मुझे नाम नहीं दिया गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरा कोई नाम नहीं रखा। डर रहे थे कि कैसे क्या करें, कैसे नाम। तो ऐसे बूढ़ी 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 बुलाते थे। तो जब मैं 5 साल की हो गई तो स्कूल में डालने का विचार आया। तो पिताजी पूछने लगे कि अब इसको क्या नाम देकर हम स्कूल में डालें। तो मेरी बुआ हैं, उन्होंने कहा एक काशी मजली स्टोरियां हैं, ऐसी एक किताब है, गुरु और शिष्य। शिष्य पूछते रहते हैं और गुरु कहानियां बताते रहते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर में कहानियां बताते हैं। तो उसमें एक महारानी है जिनका नाम बुद्धिमती देवी है। तो आप तो बूढ़ी बूढ़ी बुलाते थे हो, तो अभी आप बुद्धिमती कह दो, ये नाम ठीक रहेगा। ऐसा उन्होंने मुझे नाम दिया। तब से मेरा नाम बुद्धिमती हो गया है। तो ये ऐसा ही जीवन हाँ, चलता है। एक इसमें मुझे ऐसा अंदर से आ रहा है कि आप इतनी सुंदर हैं आज की डेट में, हम्म। तो आपका बचपन भी क्या इतना ही सुंदर था? नहीं, बचपन में मैं बहुत काली पैदा हुई। मेरे माता पिता रशियन की तरह रहते हैं, एकदम गोरे उनके। यानी मेरे भाई भी बाद में बहुत गोरे निकले, पता नहीं मैं अकेली ऐसे क्यों हुई। तो बहुत काली थी तो माताजी को बुरा लगता था मुझे। लेकिन फिर भी पेट, वो कहते हैं ना, नाड़ी का अनुबंध कहते हैं, तो प्रेम से ही देखते थे। तो धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो थोड़ा सा छटने लगा, रंग थोड़ा छटने लगा और धीरे धीरे वाइट होता गया। फिर बाद में ऐसे बनता गया बस। हम्म। आपका जैसे 5 साल के उम्र में आपका स्कूलिंग शुरू हो गया, आपने वहाँ पढ़ाई करी, मतलब पढ़ाई करनी शुरू कर दी।
तो वो क्या कौन से मीडियम का स्कूल था? तो मुझे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल पुणे में सरदार दस्तूर हाई स्कूल है, तो उसमें डाला गया। तो जब 3 इयर्स में वहाँ पढ़ी, बाद में पिताजी की पोस्टिंग भिलाई हो गई। तब भिलाई नाम है, लेकिन वहाँ बंजर यानी कोई कुछ भी नहीं था। तो हम लोग दुर्ग और रायपुर में रहा करते थे। तो उस समय मुझे हिंदी मीडियम में जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ इंग्लिश मीडियम का नहीं था। तो वहाँ से शुरू हुआ, और मैं फिर से पहली क्लास से मैंने हिंदी में शुरू किया। फिर वहाँ तक चौथी तक मैंने वहाँ पढ़ा, 4th क्लास तक दुर्ग में मेरी पढ़ाई हुई। बाद में भिलाई में जब हमारे लिए मकान बन गए तो हम वहाँ चले गए, और वहाँ पर मेरे पिताजी ने इस बीच में मैंने ट्यूशन लिया था। तो इसके सहारे मुझे वहाँ पर 6th में ज्वाइन कर लिया, तो मैं 6th वहाँ पढ़ी। ऐसा हुआ। बाद में पिताजी को पूना ट्रांसफ़र हो गए, तो पुणे में फिर 7th से स्टेशन के पीछे नवीन हिंद हाई स्कूल है, वहाँ पर हिंदी मीडियम में ही मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। तो ऐसे हुआ। तो आपकी भाषा जो थी वो हिंदी की वहाँ से शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हिंदी से हुई। बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? मेरा स्वभाव बहुत गुमसुम रहा करती थी, क्योंकि इतने डिसिप्लिन में रहना होता है, अधिक बातें नहीं करना है, चुपचाप रहना है। तो गुमसुम ही रहा करती थी, यानी हंसी मजाक जब बच्चों से खेलती रहती हूँ तो चलता था। छोटे बच्चे मेरे उम्र के हम खेलते थे, हंसते थे, झगड़ते थे, वो सब होता था, तो वहाँ ठीक था। लेकिन घर आते ही एकदम शांत और गुमसुम। और पिताजी भी ऐसे कि झूठ बोलने से पिटाई होती थी, चुगली करने से भी बहुत मारते थे। तूने कुछ किया होगा तभी वो ऐसा किया है, तो तुम्हारी गलती है पहले। तो ऐसे करके चुगली करने से भी बहुत पिटाई होती थी हमारी। तो ऐसा यानी गुमसुम ही ज़्यादा रहा करती थी, कम बोलना। कोई आपके पास फियर था किसी हाँ, तरीके यही का? डर था कि क्या पता नहीं, इसीलिए बोलने के लिए भी मैं डरती थी, कुछ भी बोलने के लिए भी डरती थी। यानी स्वतंत्रता बचपन कम से ही थी। नहीं थी? हाँ, बहुत कम थी, बहुत हाँ, हाँ। बहुत कम बोलना कम, यानी मुलाकातें भी कम हो करना। सहेलियां भी 1-2 ही रहा करती थी, तो बस ऐसे ही चलता था। जब हाई स्कूल में आई तो थोड़ा यानी विस्तार हुआ सहेलियों का, और पढ़ाई भी आगे बढ़ती गई 9th 10th में। तो थोड़ा विस्तार हुआ, वहाँ थोड़ा ज़्यादा बोल सकना, और जो चाहिए चीज़ उसकी मांग भी करना, ये सब बाद में हुई, पहले नहीं था ये से। बस वो सब बाद में शुरू हुई, जब मैं हाई स्कूल में आई तो तब। मतलब जो पहले हमें बचपन में जो मिल रहा था बस वो उसी उसी में संतुष्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और बोलने की गुंजाइश भी नहीं थी वहाँ पर। ऐसा जो मिल रहा है बस संतुष्ट, ऐसा। आपके और भी भाई बहन थे? हाँ जी, मेरे 5 भाई, आखिर में एक बहन है। अच्छा। तो ये भी सब हिंदी मीडियम में ही पढ़े थे। हाँ। आपके परिवार के अंदर जैसे कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, तो पाठ पूजा या हाँ। स्तोत्रों का पढ़ना ऐसा था क्या? हाँ हाँ, बहुत था। तो अभी माता पिता भी बहुत ही धार्मिक, हमेशा घर में कोई ना कोई पूजा पाठ। और हमारी दादी हमारे साथ रहती थी, कभी मुझे मत छूना, ये मत छूना, किचन में मत आओ, ऐसे बोलकर हमें रोक देती थी। तो बहुत ही पूजा पाठ तो बहुत होते थे, हमेशा कुछ, आज ये वार है ये पूजा करनी है, आज ये वार है ये पूजा, ऐसे भी चलता था बहुत। तो हमेशा पूजा पाठ, ये धार्मिकता तो बहुत थी। तो मेरे अंदर भी वो भर गई पूरी तरह से, वो धार्मिकता में आ गई मैं भी। आपको भी वो अच्छा लगने लगा? हाँ, अच्छा लगने लगा। और ऐसे बताया जाता था कि ये परमात्मा घूमते रहते हैं, हमें देखते रहते हैं, तो हमें हमेशा सद्भावना में रहना चाहिए। पूजा और ये हमारा जो व्यवहार है हमारा कर, वो भी सही होना चाहिए। कभी कपट छल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, परमात्मा देख घूमते रहते देखते रहते, ये ऐसे बताते थे। तो हम लोग बहुत ही
ऐसे छुप छुप के, यानी डरते थे, पेरेंट्स हाँ। से डरते थे, तो ये पूजा पाठ भी हम भी करते थे। हम्म। सदा कुछ परीक्षाएं आ जाती हैं तो हे भगवान हे भगवान करते थे हम्म। परीक्षा में पास होने के लिए। तो हाँ ऐसे ये तो बचपन में चलता रहता था। हाँ, बचपन में जो परिवार से हाँ, आपको परिवार की मिला हम्म, वो भी आपने पालन किया, क्या? पूरी तरह से पालन किया। हाँ हाँ हाँ। वैसे तो जैसे जैसे आपकी ये बढ़ती गई, आपने अपने 10th क्लास में आपने अपना कदम रखा। अब शौक तो आपको पढ़ाई का था, हाँ जी। जैसे कि पता चल रहा है कि हाँ आपका जी। इंटरेस्ट बन गया था हाँ जी। पढ़ाई में। हाँ जी। हाँ तो हाँ। पढ़ने की तो बहुत इच्छा थी मेरी, और जॉब करने की भी बहुत इच्छा होती थी मेरी। तो 10th में जब हम लोग, पिताजी को पुणे ट्रांसफ़र हो गया, तो वहाँ 10th अभी शुरू हुआ है, 10th क्लास। तो 4-5 महीने हम पढ़े। फिर दशहरा और दीपावली के लिए महाराष्ट्र में 1 महीने की छुट्टी मिलती है। हम्म। तो तभी माताजी बहुत बीमार थी, तो अस्थमा गंभीर स्थिति में थी। तो पिताजी इधर रहते थे, जबलपुर ट्रांसफ़र हो गया था उनका, जबलपुर में अकेले रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये इधर इतने दुख सह रहे हैं, बच्चे हैं, 7 बच्चे के साथ ये कैसे करती है। तो उन्होंने सोचा कि अभी परिवार को वहाँ शिफ्ट कर दें, जबलपुर। तो छुट्टियों में पिताजी आ गए और हम सभी को जबलपुर लेकर गए। तो जबलपुर में अभी स्कूल के लिए ढूंढने लगे, तो खमारिया में स्कूल है। तो जबलपुर में पास, क्योंकि हमारा कंटोनमेंट में था घर, ये बिल्डिंग मकान मिला हुआ था हमें गवर्नमेंट का। तो वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है पास में। तो बच्चे लड़कों को, तो भाइयों को रिक्शा करके स्कूल भेज दिया करते थे, और मुझे कहा तुम घर में बैठो, लड़की को नहीं भेजेंगे हम, क्योंकि अब 14 साल की हो गई है, अब नहीं भेजेंगे तुमको स्कूल। तो अब मैं मन महसूस कर रह गए घर में। बच्चे भाई सब जाने लगे स्कूल। तो उनकी पढ़ाई ऐसी चली, मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी। तो आपने इस परिस्थिति को कैसे एक्सेप्ट किया, तब कैसे तो फील करा आपने? ऐसा है ना, बचपन से घर की माहौल ऐसा था, घर का माहौल, कि कोई हम बोल नहीं सकते थे कि मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा मुझे पढ़ना है, ऐसा हम बोल नहीं सकते थे घर में। तो फिर मैंने सोचा चलो, अब बड़े लोग ने जो कहा है ठीक है, सही है, मेरी भलाई के लिए बोले होंगे, ठीक है, मैं एडजस्ट हो गई वहाँ पर। तो बाद में पढ़ाई की इच्छा तो बंद हो गई, वो भी अपने आप बंद हो गई। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे मेरे मेरी माताजी क्या सोच रही थी कि इसकी शादी कर दें जल्दी से। तो फिर सोचा, फिर दूल्हा भी मिल गया रिश्तेदारी में, तो उन्होंने शादी तय कर दी। अब 15वीं साल, दिसंबर में 15वीं साल लगे कि अभी ये मई महीने में शादी हो गई हमारी। और शादी होते ही एकदम ऐसा नहीं सोचा घर में अब 4-5 दिन रखेंगे, नहीं, ससुराल भेज दिया। मैं ससुराल में चली गई। बड़ा परिवार है, और ये सभी यानी 15 मेंबर्स हैं हमारे परिवार में, ससुराल में। लेकिन बहुत प्रेम प्यार, सास ससुर बहुत प्रेम से रहते थे, देवर सब अच्छी तरह रहते थे। अच्छा लगा माहौल वहाँ का भी, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपस में बाँटने का ये है, प्रेम है, तो मुझे बहुत पसंद आया वहाँ। वहीं पर मैं रहने लगी। फिर बाद में 4 बच्चे, एक-एक बच्चे पैदा हुए। फिर बच्चे बड़े होते गए। जो फिर अभाव आपको अपने पहले माता पिता से, जन्मदाता माता पिता से मिला, उस परिवार के अंदर माहौल मिला, यहाँ पे आपको उतना ही खुलापन और प्यार मिलना मिल शुरू। गया, हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। तो वो जो गुमसुम रहने की आदत चली गई मेरी, क्योंकि अगर मैं चुप भी रहती थी तो कोई मुझे चुप नहीं बैठने देते थे, कुछ ना कुछ मजाक करना, भाभी है, हम्म। ये है, तो सास भी बहू, चलो ये काम करो, चलो ये, तो मिलजुल कर रहना, हंसते हंसाते। हमारे देवर भी मजाक करते, हमारे सास ससुर भी सब मिलकर रहते। देव नंदे थी छोटी, न शादी नहीं हुई थी, तो वो सब हंसते खेलते हम लोग रहते थे, मज़ा आता था। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था अच्छा। कि मैं खुल गई थी वहाँ पर जाकर। ये हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ हाँ। दिल खोल कर बात कर सकती थी मैं।
तो ये मुझे बहुत पसंद आया वहाँ हाँ, पर। आपकी आत्मा का एक नया मोड़ मोड़ हो गया। कि खुल के बात करना हाँ जी, हाँ आपको जी। अपने ससुराल में मिला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक नया ससुराल पड़ाव आपका था। में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। बिल्कुल। जैसे कि आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे, अभी आप अपने ही परिवार में ही व्यस्त रहने लग गए, हाँ जी। तो आपको आगे और कैसे जीवन के लिए कुछ फीलिंग रही, कुछ और करने की आशा रही? हाँ जी। तो फिर वहाँ से हमारी पोस्टिंग अजमेर हुई थी। तो अजमेर में भी हम 5 साल रहे। वहाँ मैंने पढ़ने की कोशिश की। मैंने सोचा चलो आगे बढ़ाएँगे पढ़ाई, तो फिर पुस्तकें मैंने मँगाई, हायर हायर सेकेंडरी की पुस्तकें फिर मैंने देखा। तो अब 10th भी पूरा नहीं किया और हायर सेकेंडरी की पुस्तकें मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, ऐसी आशंका थी मुझे। तो मैंने सोचा अब यहाँ कुछ नहीं होगा, बंद कर दिया मैंने वो पूरा ख्याल बंद कर दिया। तो उसके बाद वो तो मन में रहा बहुत, यानी दिल में तो बात रह गई थी मेरी। तो फिर वहाँ 5 साल के बाद हमारी पोस्टिंग फिर विशाखापट्टनम हो गई। तो विशाखापट्टनम में मैं वहाँ पढ़ना चाहती थी। तो जब मेरी चौथी, यानी 4 संतानें हैं मेरी, तो जो लास्ट बेटी थी तो वो एलकेजी यूकेजी में जब आ गई, तो मैंने सोचा अब मैं पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ। तो बहुत मैं एक बार जाकर देखूंगी कैसी है पुस्तकें, क्या है, मैं देखूंगी। तो फिर एक ऐसे बातों बातों में हस्बैंड ने अपने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में एक ट्रांसलेटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट से लेटर्स हिंदी में आते हैं तो वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देते हैं। तो उनसे मेरे हस्बैंड ने बात की कि मेरी पत्नी को पढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करेगी, वो अभी 10th भी नहीं हुआ उसका। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आंध्रा यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये फॉर्म ले आते हैं। एप्लीकेशन लेकर आऊँगा, तो उसको भर के दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो लेकर आए। महान उस आत्मा को जो मेरी सहायता की, उनको मैं धन्यवाद कहूँगी। तो एप्लीकेशन लेकर आए, फिर मैंने उसको भर के उन्हीं उनको दिया और वे खुद जाके उस वहाँ जमा कराया। फिर बाद में मैंने मैट्रिक लिखी परीक्षा। तो ऐसा है कि मेरी बड़ी बेटी और मैं, हम दोनों एक ही बार, एक ही साल, एक ही हॉल में, एक ही कमरे में बैठ के हमने मैट्रिक की लिखी एग्ज़ाम। मेरी बड़ी बेटी इंग्लिश मीडियम में लिखी और मैंने हिंदी मीडियम में लिखा। तो परीक्षाएं दी तो पास हो गए हम। फिर खुशी हुई मुझे कि चलो एक पड़ाव मैंने पूरा किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर बाद में उन्हीं ने कहा कि अब आगे बढ़ो, आप डिग्री कर लो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है। फिर बीए किया। उसके बाद जब उसी समय ये भी टीचर ट्रेनिंग का भी मुझे इच्छा हो रही थी, तो वो शायद अपने आप वहाँ नया एक स्कूल आ गया है टीचर ट्रेनिंग का। मैंने कहा शायद मेरे लिए ही यहाँ आया है, तो चलो मैं ज्वाइन होती हूँ। उसके लिए एंट्रेंस भी लिखा, फिर पास हो गई। फिर मैं ज्वाइन हो गई बीईडी के लिए। तो हिंदी बीईडी वहाँ हम कर रहे थे। तभी हमारे प्रिंसिपल को बहुत इंटरेस्ट है कि सभी को बहुत पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आप में से कोई एमए भी करना चाहता है क्या, क्योंकि 52 मेंबर्स थे हम लोग। तो कोई कर सकता, तो हम सिर्फ 10 और 12 हम लोगों ने हाथ उठाए कि हम एमए भी करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 4 बजे तक ये बीईडी का क्लास होगा, उसके बाद आप बैठो, हम एमए के क्लासेस मैं शुरू करूँगा। और 6-7 बजे तक क्लासेस होते थे एमए के। तो यहाँ से दोनों हम करने लगे। ये डिग्री ये भी हो गया, ये एमए का भी स्टार्ट हो गया और टीचर ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया। और मई महीने में ये ख़त्म हुआ और नेक्स्ट मंथ बीईडी के एग्ज़ाम्स हो गए। तो ये एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम्स इकट्ठे हो गए कुछ गैप से। फिर दोनों में अच्छे अंक आए, दोनों पास हो गई मैं। तो बहुत अच्छा लगा। बीईडी, एमए बीईडी कंप्लीट करके फिर नेवी स्कूल है विशाखापट्टनम में, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने ले लिया मुझे। मैंने नेवी स्कूल में हिंदी टीचर के रूप में 26 ईयर्स मैंने वहाँ जॉब किया। तो मेरी मंशा वहाँ पूरी हुई है। 26 ईयर्स। आपका जैसे परिवार था, आपके बच्चे भी थे और
जो गृहस्थी औरत है उसके लिए काम होता है, घर का भी होता है, हाँ हाँ और उसके बीच में आपने इतनी पढ़ाई भी कर ली। हाँ तो हम क्या ये आपसे जान सकते हैं कि आपने इन सबको बैलेंस कैसे किया? हाँ जी। इसमें ऐसा है कि पति का सपोर्ट तो बहुत है, साथ में बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो सवेरे मुझे 7 बजे जाना होता था, टीचर ट्रेनिंग के लिए 7 बजे जाना होता था। तो मैं 4 बजे ऐसे उठकर सबके लिए खाना वाना बनाकर, फिर डब्बे, सबके डब्बे भरकर, फिर मैं अपना डब्बा लेकर 7 बजे मैं चली जाती थी इसके लिए, बीएड के लिए। फिर वहाँ से बाद में बच्चे का आते थे तो बड़ी बेटी संभाल लेती थी, फिर शाम को जब पति आते थे तो वो संभाल लेते थे। तो इस तरह फिर मैं रात को 7:30 8 बजे तक मैं घर पहुँचती थी। तो ऐसा ही चलता रहा 1 साल। 1 साल सब बहुत ही यानी एक जुनून कहिए या एक आनंद का माहौल कहिए कि मैं अच्छा कर रही हूँ, यानी पढ़ रही हूँ, मेरी मंशा पूरी हो रही है। तो इस इच्छा से मैं बहुत खुश थी, घर में भी सब खुश थे। बच्चों को भी मैं समझाती थी कि देखो मैं ये काम कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी सेटल हो जाओ अपने, यानी आप अपने जो जिम्मेदारी है उसको भी आप निभा लो। ऐसे मैं बच्चों को भी बताती थी। छोटी बच्ची थी वो भी संभल गई क्योंकि दीदी देखती थी उसको। तो इस तरह अपने आप सब संभल गए हाँ। और 1 साल बहुत ही बढ़िया तरीके से बीत गया। पता भी चला नहीं चला कि कैसे बीत गया, क्योंकि हम इतने बिजी हो गए सवेरे से रात तक, तो पता भी नहीं चला कि वो कैसे बीत गया है। हाँ, ऐसे तो होता है। सभी के सहयोग से सहयोग सभी के घर में, हस्बैंड का तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट था, बच्चों का भी पूरा सपोर्ट बच्चों रहा, का भी पूरा सपोर्ट क्योंकि था। उनकी माँ से एक्सपेक्टेशन हमेशा बनी रहती है। हाँ हाँ, और इसके साथ साथ उनको भी इंडिपेंडेंस, जो फ्रीडम चाहिए था था। आपने, और वो दे- अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। हाँ हाँ वो हाँ जीवन हाँ को हाँ, उन्होंने बचपन से ही समझने की समझ आदत, लिया था। हाँ वो हाँ, भी है, आदत डाल वो दी। भी बहुत बड़ी बात है बहुत वो। बड़ी बात है। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी लास्ट वाली, तो वो भी अपने आप काम करना, जो चाहिए वो ले लेना, अपने आप खा लेना। तो ये भी ऐसे बच्चे अपने आप समझ गए कि हमें खुद को करना है अभी। मम्मी भी बिजी है, डैडी भी बिजी है, तो हमें अपने आप सब कर लेना है। तो ये भी उनको एक सीख भी हो गई है उनको। एक सीख भी है। हाँ, एक सीख भी हो हाँ, गई है। क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं, उसके बावजूद भी माँ जो है हमेशा बिजी रहती है। हाँ 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 चाहे वो था क्योंकि उनके पास और ज़्यादा कोई काम करने वाला नहीं, और बच्चे भी डिपेंडेंट रहते हैं उनके ऊपर। हाँ हाँ तो हाँ, शायद इसी वजह से वो तैयार भी नहीं हो पा रहे। नहीं पा रहे हैं। बाद में उनको सर्कमस्टांसिस ऐसे मिलते हैं तो उनको हाँ बुरा लगता है हाँ हाँ कि एकदम हमें छोड़ क्यों दिया। हाँ। पर आपका ये बहुत अच्छा रहा अच्छा, और कि बच्चे भी जब अब सबकी शादियां हो गई तो सब इतने खुश हैं, उनके ससुराल में लड़कियां भी खुश हैं क्योंकि ये अब जिम्मेदार बन गई हैं। ससुराल में भी अपनी, यानी वहाँ की जिम्मेदारी खुद निभा रही हैं मेरी बेटियां। बेटा भी बहुत समझदार है, वो भी अच्छी तरह से निभा रहा है। तो ये शायद बैक पीछे से आया हुआ ये एक्सपीरियंस होगा उनको भी, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है। तो कोई भी परिस्थिति है वो सिखाती है। हाँ, चाहे उस समय आपकी अपने आंतरिक इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, हाँ, वो भी पूरी हो गई, पूरी हो गई, और उसमें एक और सहयोग भी मिल गया मिल कि गया। आपके बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए इंडिपेंडेंट हो गए वो भी, अपने जी। अपनी सभी यानी निपट सकते हैं, कैसी भी हाँ, परिस्थिति हो निपट कर बाहर निकल सकते बाहर हैं। निकल, ऐसे हो गए सब ऐसे बच्चे। हो गए। अभी उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो बड़े बड़े परिवारों को संभाल रहे हैं मेरे बच्चे। मुझे अच्छा लग रहा है अच्छा अभी लग वो रहा है। सब देखकर। हाँ ऐसे सीखे बच्चे। हाँ हाँ। तो ऐसे आपने अपना टीचर का शुरू कर दिया, हाँ, मैं टीचर बन गई और हिंदी टीचर बन हिंदी गए। टीचर, नेवी स्कूल में हिंदी टीचर बनी और 26 वर्ष मैं हिंदी टीचर रही। फिर उसके बाद मैं रिटायर हो गई। रिटायर होके फिर इधर आ गए, हैदराबाद आ गए। विशाखापट्टनम में थी मैं, हैदराबाद हम आ गए। हस्बैंड की तबीयत के लिए हम हैदराबाद आए क्योंकि वहाँ ठीक से डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, तो डबल डबल हो रहा था, बीमारियां फिर से हो रही थी। तो हम हैदराबाद आ गए और यहाँ पर हम ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। तो हस्बैंड को क्या था, वो जॉब में रहते हुए ही नहीं उनको नहीं, ये प्रॉब्लम आई? नहीं नहीं, रिटायर हो गए थे।
रिटायर होने के बाद भी कुछ साल तो अच्छे थे। सडनली उनको ट्रांसफर्स होते थे, वो जलंधर भी गए, फिर पठानकोट भी गए, तो ऐसे ट्रांसफर्स भी होते थे। फिर वापस आ गए, फिर रिटायर भी हो गए थे नेवी, विशाखापट्टनम नेवी में रिटायर हो गए थे। रिटायर में होने के बाद भी ठीक थे, तो पता नहीं ऐसे अचानक उनको क्या, चिंता चिंता चिता से बड़ी है कहते हैं कबीर दास, तो संत कबीर कहते हैं। तो इसी तरह उनको इतनी चिंता हो रही थी कि अब कैसे, अब मैं कैसे जीऊंगा, नौकरी नहीं है, पेंशन तो आ रही है। तो मैं कहती हूँ क्यों चिंता करते हो, जो होगा सो होगा। हम हर स्टेज पर हम एडजस्ट हो सकते हैं। मैं उनको बहुत संभालती थी, बहुत समझाती थी मैं, फिर भी नहीं मानते थे। अरे तुझे क्या मालूम मैं कितना ये सोच रहा हूँ, कितने दुखी हूँ मैं, तुम क्या सोच रहे, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ऐसे मुझे ही कहते थे। तो चिंता ही, दिल में बहुत चिंता थी उनको। मैं दूर करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन नहीं मानते थे, तुझे कुछ भी नहीं मालूम ऐसे बोलते थे। क्या, फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा सब अपनी अपनी लेकर आते हैं। हाँ। तो देखते हैं। फिर मैं भी उनके लिए बहुत सेवा बहुत करती थी। तो फिर हैदराबाद हम लोग आ गए ट्रीटमेंट के लिए। तभी मैं ये तभी उनकी मैं भी बहुत सेवा करती थी। मैं हमेशा, मेरी दृष्टि उन पर रहती थी कि वो आंखों से इशारा करेंगे कि मुझे ये चाहिए, पानी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो मैं ध्यान देती थी बहुत उनके ऊपर, ये करके रहती थी। तो ऐसे देखभाल किया था कि, लेकिन जो होना तो होना ही है। हाँ, उस आत्मा की उतनी यात्रा है। यात्रा तो हाँ, हाँ। ये हो गई। तो आपको उनके जाने के बाद आपकी फीलिंग कैसी रही? क्योंकि अभी तक आपको एक प्यार की बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग थी कि और हाँ, सपोर्ट था, सपोर्ट बहुत था पूरा। सारा सपोर्ट था। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती थी किसी की भी, किसी यानी कोई किसी परिस्थिति को भी मैं परवाह नहीं करती थी कि वो संभाल लेंगे मुझे, मैं आराम से रहती थी। वही कहते थे कि सारे प्रॉब्लम्स तू मुझ पर डाल दी और तू हंसी खुशी रहती है, और मैं ढोता 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 बीमार हो रहा थक हूँ। गया। ऐसे मजाक भी करते थे। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई नहीं, नहीं ऐसा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर फीलिंग तो होती थी मुझे। चले गए तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अंडरग्राउंड, यानी मैं छुप जाऊंगी कहीं भी, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, बाहर नहीं आऊंगी, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, कहीं जाके चुपचाप बैठ जाऊंगी। ऐसा मेरा विचार था कि किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी मैं। तो इतने में जी के सर और उनके दोस्त, उनके मित्र, सारे 6-7 लोग आ गए पूरे। और इतना बापरे समझाया, मुझे बहुत देर तक समझाते रहे। वो आत्मा या अलग है, आपकी आत्मा अलग है, आप दोनों कुछ दिन ऐसे बिताने आए हैं यहाँ पे। आप ट्रेन में जा रहे हो, आपका स्टेशन आ गया तो आप उतरोगे कि नहीं उतरोगे, ऐसे समझाते समझाते, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को समझाते, पास में बैठ के ऐसे समझाते रहे बहुत देर। समझाने के बाद कहा तुम ट्रांसलेशंस करते रहो, फिर इस बात में मत सोचो, जो हो गया सो हो गया है, आप आनंद से रहो, ये सब हिम्मत बंधाते रहे वो मुझे। बुद्धिमती जी, जैसा कि आप जी के सर से मिले, पर जी के सर से मिलने से पहले आपकी ये जो ध्यान की यात्रा, जो आनापानसति ध्यान है, वो आपने कब और कैसे इस रास्ते पे आए? हाँ जी, हाँ जी। पर मुझे तो ध्यान, पूजा पाठ, ध्यान ये लगा रहता था, हमेशा मैं करती थी। तो ये समझ में नहीं आता था कि ध्यान क्या है, नहीं समझ में आता था, लेकिन सुनती थी ध्यान। तो वहाँ पर हम जहाँ रहते थे कॉलोनी में एक छोटा-सा ध्यान मंदिर बनाया, और वहाँ ध्यान है, सब लोग आ जाओ, तो मैं भी चली गई वहाँ ध्यान करने के लिए। लेकिन वहाँ ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 10 मिनट बैठना होता था, उसके बाद भजन और स्तोत्र पाठ ये चलता था। मैं समझती थी शायद यही है, तो मैं उसमें लगी रहती थी।
एक दिन अचानक एक मास्टर आए, मेरे कान में धीरे से बताया कि आप उस गली में साईं बाबा के मंदिर के सामने एक घर है, उसमें जाइए, आपको ध्यान का महत्व समझ में आएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मैं वहाँ चली गई और ढूँढते-ढूँढते गई और दरवाज़ा खटखटाई, तो मैडम ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बहुत बड़ा ये छत तक फ़ोटो लगी है, पत्री सर की फ़ोटो लगी है। मैं एकदम इतना वर्चस्व बोलते हैं ना हम, चेहरे पर इतना वर्चस्व था, चमक थी, तो देखकर तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गई उनसे। तो फिर अंदर गई तो उन्होंने देखा पूरे कमरे में पूरे ऐसे चारों ओर पिरामिड्स बने हुए हैं 2 बाय 2 और नीचे चादरें बिछी हुई हैं। तो मुझे एक पिरामिड के नीचे बिठाया और बोले आप ऐसे बैठो और साँस को आप मन लगाओ साँस पर, श्वास पर ध्यान दो। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठी रही तो धीरे-धीरे म्यूज़िक बज रहा था। तो मुझे अचानक लगा कहाँ से म्यूज़िक हुई है, पिरामिड में जो छेद है उसमें से म्यूज़िक आ रही है क्या? तो मैं ऐसे उँगली लगा के देख रही थी। फिर बाद में बैठ गए ध्यान में 1 घंटा, डेढ़ घंटा हो गया होगा, फिर मैडम अंदर आई, "आप उठिए, टाइम हो गया है।" फिर मैं उठकर बाहर आई। कैसा लगा? मैंने कहा, "बहुत बढ़िया लगा।" मेरे अंदर से बहुत ही चेंज आने लगा है 1 दिन में ही। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ आ सकती हूँ क्या? तो बोले, "हाँ, रोज़ आ जाओ।" तो ऐसे मैं जाती थी रोज़, लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती थी क्योंकि स्कूल से आते ही 5 बज जाते थे। फिर घर आके घर में थोड़ा कुछ बना के, खिला के, खा के, फिर नहा धो के फिर वहाँ जाना 7 बज जाते थे। तो रात 8 बजे साढ़े 8 ऐसे बज जाते थे घर आते थे। तो ये आना-जाना बहुत तकलीफ़ होती थी। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि क्या आप पिरामिड बेचते हो? मुझे एक पिरामिड मैं घर पे लगा लूँगी तो जब चाहे तब कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ले लो। फिर मैंने वहाँ से 2 बाय 2 का मैंने खरीद लिया और घर पे रखा। लेकिन थोड़ा उस मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर। कभी-कभी क बैठते थे बस ऐसा, यानी रेगुलर नहीं करते थे। कभी-कभार बैठ गए, फिर उठ गए, यानी ऐसे चलता रहा हमारा। बस तब से सुना हुआ था, बस किया नहीं कभी। जब हमारे हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए हम हैदराबाद आ गए, तो हैदराबाद में पता चला कि ये पिरामिड ध्यान यहाँ चल रहा है। हमारे 2 घरों के आगे एक मैडम थी, उनके घर में 40 डेज़ का ये चल रहा था, ध्यान कार्य चल रहा था। उन्होंने हमारे घर के नीचे, यानी हम अपार्टमेंट में रहते थे, हमारे घर के नीचे एक मैडम, उनके रिश्तेदार, उनको बोल दिया कि आप 12 बजे उधर आ जाओ, हमारे घर में ध्यान है योगा। तो इनकी मेरी दोस्ती हुई तो वे ऊपर आ गई मेरे से पूछने के लिए, वहाँ ध्यान हो रहा है, योगा हो रहा है, आप आएँगे क्या? मैंने कहा मुझे योगा तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो आऊँगी ही। तो फिर हम दोनों चले गए, वहाँ पे बैठ गए। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हम इतने, यानी मैं इतनी डूब गई ध्यान में, मेरी उँगलियाँ जब ऐसे निकल नहीं रही थी बाहर, आँखें नहीं खुल रही थी, इतने वाइब्रेशंस हो रहे थे। मैंने कहा ये चमत्कार हो रहा है, कुछ तो चमत्कार हो रहा है। तो मैं तब से तो मैं लगी रही एकदम, अभी तक मैं लगी रही। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उस समय, तो मैं छोड़ना कभी एब्सेंट नहीं थी मैं। हमेशा प्रेज़ेंट होती थी, वो टाइम से आगे 5 मिनट पहले ही जाके बैठ जाती थी मैं ध्यान में, इतना मुझे पसंद आ गया था वो। तो ऐसे ही चलता रहा। तो ध्यान में आप पत्री जी से आपकी मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? हाँ जी। ये जब करताल में भूमि पूजा थी, शिवरात्रि के दिन भूमि पूजा थी। मैं जनवरी में ध्यान में आई, तो फ़रवरी, मार्च के महीने में शिवरात्रि के समय में भूमि पूजा थी। वहाँ एक मैडम हैं, तो उन्होंने कहा, सभी को बताया कि जो हम बसेस अरेंज कर रहे हैं, कोई आना चाहते तो आ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम चलेंगे, फिर हम दोनों चले गए वहाँ पे। तो चले गए, फिर कुर्सियाँ थी, मेरे हस्बैंड को मैंने बिठा दिया और मैं इधर-उधर घूम रही थी कि वहाँ कुछ मेडिटेटर से मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा, "गुरुजी कब आएँगे?" तो बोले, "आएँगे, आएँगे, आप चिंता मत कीजिए", ऐसे बोले। फिर मैं देख रही थी तो करीब-करीब 100 गज की दूरी पर पत्री सर के चल रहे थे वहाँ पे, सीधा से जा रहे थे।
उनके इधर उधर 50-50 लोग थे, बीच में सब जा रहे थे, उस तरफ ऐसे जा रहे थे। तो मेरे पास जो मेडिटेटर था, उन्होंने कहा देखो देखो सर जा रहे हैं। तो मैंने देखा इनमें से सर कौन है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो वो जा रहे उधर कहीं जा रहे। तो कहने लगे आप चिंता मत करो, आपके पास जरूर आएंगे वे। तो ऐसे मैं देखती रही, जा रहे कहाँ तक जाएंगे। तो सडनली सर इस तरफ मुड़ गए मेरी ओर, और एकदम से वो लोग भी इधर इस तरफ हो गए और सब लोग मेरी ओर आने लगे। तो मैं देख रही थी कि क्या कहाँ है, तो सर एकदम सीधा मेरे पास आ गए और मैं ऐसा मेरी आंखों में एकदम झांक के देखने लगे। तो बहुत पहली बार, और ऐसे हम क्या है पर पुरुष हैं, क्यों ऐसे देख रहे हैं, मुझे बहुत शंका होने, डर भी लगने लगा क्यों ऐसे देख रहे हैं। फिर मैंने ऐसे हाथ सिर नीचे कर लिया और ऐसे हाथ रख लिया मैंने, तो मेरे हाथों को पकड़ के सर ऐसे नीचे करके ऐसे ऐसे झुक झुक के मेरे आंखों में देखने लगे। तो मैं इतनी डर गई, कांपने लगी और एकदम मैं सिर को ऐसे पीछे कर ली। तो तब सर ने मुझे ऐसे छोड़ दिया और चले गए। तो मुझे बहुत दिन तक वो डर रहा, क्यों ऐसे कर रहे थे, वो क्यों देख रहे थे मेरी आंखों में। तो वो बात खत्म हो गई। बाद में सर बैठे, फिर थोड़ी देर सबने ध्यान किया, फिर प्रसाद दिया शिवरात्रि का, वो पूजा, भूमि पूजा हुई। बाद में वो धीरे धीरे बन गई, फिर यही पिरामिड अपना अपना हाँ, करताल का करताल, पिरामिड। हाँ जी, महेश्वरा महापिरामिड। महेश्वरा हाँ जी, महापिरामिड। हाँ जी। फिर उन्होंने, मैडम ने कहा कि ये क्या बोलते हैं 2500 का सब देंगे तो वो एक ये होता वो क्या बोलते हैं ब्रॉस का वो एक बनाएंगे प्लेट, उसके ऊपर आपका नाम लिख के वो अंदर भूमि पूजा में डालेंगे, आप दीजिए। तो मैंने कहा, सबको बोल रहे थे, तो मैंने और हस्बैंड हमारे दोनों के पैसे हमने डाल दिए थे उसमें। हम्म, यानी बहुत अच्छा। ये भक्ति हो या ध्यान के प्रति हमारी जो जिज्ञासा है, चाहे वो हो, हम्म, तो इसकी वजह से वो किया हाँ, हमने। तो बहुत लकी हैं आप कि आपके पतिदेव आपके साथ ही हैं। साथ थे। उन्होंने हर उसके उसमें साथ बताया, निभाया आपका, और वो भी ध्यान में आए और करते ध्यान थे, में ध्यान करते। करते थे। मास्टर्स फिर बाद में उनके घर में 40 दिन का क्लास हुआ, तो अभी एग्जाम्स आ रहे थे, उनके बेटे को पढ़ने का था। तो उन्होंने कहा अभी हम बंद करेंगे, लेकिन कोई जाना नहीं चाहते थे, नहीं नहीं हम करेंगे और ध्यान करेंगे। तो मैडम ने कहा आपके घर में तो आप दोनों ही रहते हो, आप अपने घर में बुला लो इन सबको। मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा हम्म, ठीक है। फिर सब हमारे घर में आने लगे। फिर बाद में 22 दिन तक हमारे घर में क्लासेस हुए, तो हमारे हस्बैंड पहले ही बैठ जाते थे कि कौन मास्टर आएंगे, हम्म, क्या बताएंगे, सुनते थे, ध्यान करते थे खूब। उनके अनुभव भी हुए हैं। एक बार वो एक 2x2 पिरामिड के नीचे बैठकर वो ध्यान कर रहे थे, तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हमारी जो लास्ट बेटी है, वो दुर्गा के रूप में वो त्रिशूल पकड़ के बाजू में खड़ी है, दुर्गा के रूप में। तो मेरे हस्बैंड सोचने लगे कि ये सचमुच में क्या लग रहा है, तो उन्होंने आंखें खोल दी और देखा, कुछ नहीं था। यानी एक ऐसा दृश्य उनको दिखाई दिखाई दे। दिया, अनुभव भी हुए उनको। बुद्धिमती जी, जैसा कि आपके हस्बैंड को अनुभव हुआ, क्या आपको भी कुछ अनुभव हुए? वो भी हमें बताइए। हाँ जी, बहुत सारे अनुभव हुए। तो पहले से ही जब से मैंने ध्यान शुरू किया है, घर में बैठ के रात को बैठ जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि पदचाप सुनाई देते थे मुझे, मेरे चारों ओर कोई घूम रहे हैं। एक ऐसे सोफे में बैठ के मैं ध्यान करती थी, तो मुझे किसी का ऐसा पदचाप सुनाई दे रहे थे। तो कौन हो सकता है, मैं क्या आंखें खोलूं कि नहीं खोलूं। चलो नहीं खोलते हैं, देखते हैं कि अगर वो सचमुच में है तो मुझे पूछेंगे या बुलाएंगे, देखते हैं। तो ऐसे मैं ध्यान में बैठती थी, ऐसे पदचाप सुनाई दिए तो ऐसे बहुत सारे शुरू शुरू में तो ऐसे अनुभव हुए। तो कभी कुछ सोचा। तभी एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में एक मास्टर आए, तो उन्होंने कहा पुराने जो ध्यान जगत का, ये आंध्र ध्यान आंध्र प्रदेश था पहले, तो वो बुक्स पुराने पुराने वाले हैं, क्या आप लेंगे? मैंने कहा दीजिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो पुराने लाख 2005 2005 के थे वो, 2005 के जुलाई अगस्त के थे वो मैगजीन्स, तो वो लेकर आए।
तो मैंने देखा तो उसमें ये कहानी मुझे इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि आँखों से वो पढ़ते-पढ़ते मेरे आँखों में आँसू ऐसे बहते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इसको मैं हिंदी में करूँ, तो सभी पूरे उत्तर भारत में सब देखेंगे, सब पढ़ेंगे, तो और अच्छा लगेगा। मैं इतनी अनुभूति प्राप्त कर रही हूँ, तो सभी को भी अनुभूति होगी। तो फिर वो फर्स्ट किताब थी, वो फर्स्ट कहानी थी जो मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया। हम्म। फिर करके मैंने कार्ला मेरे को हाँ, भेजा। आपने तेलुगु कब सीखी? क्योंकि आप तो हिंदी मीडियम में हाँ थे। जी, तेलुगु मैंने बिल्कुल सीखा ही नहीं था। तो जब मैं छोटी थी, यानी ऐसे 5-6 साल, 6-7 साल की थी, तो दादी जी चॉकपीस से जमीन पर अ आ इ ई लिखकर दादी जी पढ़ाती थी मुझे। तो वो अक्षर मैंने सीख लिया, क ख ग घ वो पढ़ तेलुगु के वो सिखाती थी, वो पढ़ ली मैंने। फिर बाद में जब ऐसे जब स्कूल तो छूट गया था अभी, 10वीं छूटने के बाद ये क्या होता है, ये साप्ताहिक जो तेलुगु के आती हैं किताबें, पत्रिका आती है। पत्रिका नहीं, नहीं, ऐस पत्रिका मतलब एक पत्रिका, हाँ, 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 बुकलेट आती है जो। हाँ, हाँ, ऐसे कहानियाँ, हम्म। कुछ भी। तो मैं एक-एक अक्षर जोड़-जोड़ के ऐसे करके मैं खूब पढ़ती थी। पिताजी हर संडे को लेकर आते थे एक किताब, तो वो किताब पूरी किताब पढ़ती थी मैं, वो भी बहुत दिन लगते थे वो अक्षर को जोड़-जोड़ के पढ़ना। धीरे-धीरे ऐसे करते-करते तेलुगु भाषा भी आ गई है। तो अभी मैं तेलुगु लिख सकती हूँ, लेकिन बहुत गलतियाँ होती हैं, सुधार लेती हूँ, फिर धीरे-धीरे सुधर गया। अभी तो अच्छी तरह लिख सकती हूँ मैं तेलुगु। तो आपकी जो कहानी थी, आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगी और आपको छू गई, क्या हम उसके कुछ अंश जान सकते हैं? ज़रूर, बताऊँगी। तो वो कहानी है सत्यकाम जाबाल की। सत्य का जाबाल, जाबाल। जाबाल ऋषि, मुनि। अच्छा। सत्यकाम उसका नाम है, जाबाली माता का नाम है, उनकी कहानी है। तो बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो ऐसा है, बच्चा 12 साल का है, तो वो भाग के माँ के पास आकर पूछता है, माँ दासी है, सभी के घरों में काम करती है वो। तो दासी है, पिता कौन है क्या किसी को मालूम नहीं है। तो बच्चा दौड़ कर आता है, अम्मा वो बेटा जमींदार का बेटा पढ़ने जा रहा है गुरुकुल में, मैं भी जाऊंगा। तो माँ कहती है कि हाँ बेटा जाओ, लेकिन गुरुजी पूछेंगे तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? तो यही बोलना कि मेरे पिता कौन है, मेरे माता को ही नहीं मालूम है। तो क्योंकि वो 10 घरों में काम करती है, उसे कुछ पता नहीं है, तो मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ गुरुकुल में, ऐसे पूछो तुम, सच बताओ तुम। तो वो जाता है, वो गुरु के पास जाते हैं। तो गुरुकुल में वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो कहता है, मेरी माता ने ऐसे बताया कि पिता कौन है वे खुद नहीं जानती हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ, मेरी माता का नाम सत्यकाम है। तो जो बाकी बच्चे थे, जमींदार के बच्चे, ये बड़े बड़े सेठों के बच्चे थे, तो वो सब हंसने लगे। तो गुरुजी ने उनको डांटा, कहा कि देखो बच्चा कितना सच बोल रहा है, सच सत्य बता रहा है, इसीलिए उसकी प्रशंसा करो तुम। तो फिर उन्होंने कहा तुम ज्वाइन हो जाओ मेरे, इसमें रह जाओ, तुम गुरुकुल में आ जाओ। फिर वहाँ वो पढ़ने लगता है, खूब पढ़ाई की अच्छी तरह, सब शास्त्र सब उसका पठन हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब देखो, मेरे यहाँ से पढ़ाई खत्म हो गई है, वो फलाने एक जंगल में एक और मेरे से बढ़कर एक अच्छे गुरु हैं, तुम सब वहाँ जाओ, वहाँ जाकर पढ़ो। तो कहते हैं ठीक है, फिर वो वहाँ चला गया। तब ये जाबाल इसका नाम है, ये चला गया वहाँ पर। जाने के बाद गुरु ने कहा कि बहुत गंभीर रूप में है गुरु। उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो तुमको, यानी जाबाल को 1000 गायें मैं दूंगा तुमको। ये तुम गायें ले जाओ, जंगलों में ले जाओ और उनके साथ ही रहो तुम। जब तक ये 1001 नहीं हो जाती, 1000 नहीं हो जाती, 25 गायें दी उसने। 25 गायें देकर कहा कि इनको ले जाओ जंगल में, जब तक ये 1000 गायें नहीं हो जाती तुम वापस नहीं लौटना। वो कुछ समझ में नहीं आया, वो लेकर गया, 25 गायों को लेकर गया जंगलों में।
फिर वो रहता, दूध निकालता, पीता, बांसुरी बजाता, गायों के साथ रहता, फिर पेड़ पे चढ़ के सो जाता, फिर नीचे उतरता, पेड़ को गले लगा के सोता, जो मिला वो खाता, पत्ते खाता। तो ये ऐसे वही जब तक ऐसे रहा, कई साल गुजर गए, कई साल। फिर गायें आपस में बातें करने लगी कि देखो, अब हम तो 1000 हो गए हैं अभी, तो अभी तो हमें लौटना चाहिए गुरु के पास। तो एक दिन उसको बुलाया, जाबाल को बुलाया कि बोलो देखो, अभी हम 1000 हो गए हैं, हम जाएंगे गुरु के पास। तो बोला अच्छा, क्यों, यहाँ अच्छा लग रहा है ना, क्यों जाने की क्या जरूरत है? तो मैं दूध पी रहा हूँ, तुम भी आराम से हो, मैं भी क्यों? कहता है नहीं नहीं, हमें गुरु के पास जाना है, नहीं तो हम यही जंगलों में मर जाएंगे हम सब। तो कहा ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो। भाषा भूल गया वो जाबाल, जानवरों अपनी के बात। साथ रहते रहते, पशुओं के साथ रहते रहते भाषा भूल गया, सोचना भूल गया, रहना, सब सब कुछ भूल गया। वो भी एक गाय। जानवर की तरह ही हो गया है। तो बाद में वो लौट आए, तो ये गुरुजी के बाद जो अन्य शिष्य हैं वो देख रहे थे, तो देख कर बोले कि देखो देखो वो आ रहे हैं, गायों को लेकर आ रहे हैं। तो जब वापस सब आ गए तो गुरुजी, गायें 1000 हो गई हैं, उसने कहा। तो गुरुजी कहते हैं 1000 नहीं हुए, 1001 हुए हैं। क्योंकि यानी ध्यान में हम इतने अपने आप को भूल जाकर, लुप्त हो जाना चाहिए। अपने आप का लुप्त जब हम होंगे, वही असली यानी हमारा स्थान, यानी उच्च स्थान वही है। जब हम अपने आप को भूल जाएंगे, हम कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में आएंगे। तो ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो आंखों में से आंसू। ऐसी स्थिति मुझे कब होगी, ये चिंता थी, लगी मुझे कि ऐसी स्थिति मुझे भी चाहिए। कब होगा मेरा ये उत्थान, मेरा उत्थान कब होगा, मैं कब कर पाऊंगी ये, ऐसी स्थिति में कब पा सकूंगी? तो मेरे आंसू में इतनी है, मैं पूरा दिन मैं रोती रही उस दिन, जिस दिन मैंने ये कहानी पढ़ी। बाद में मुझे लगा कि चलो ये कहानी मैं हिंदी ध्यान जगत में डाल दूं, भेजूंगी, तो पूरा उत्तर भारत सब पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा उनको। तो फिर मैंने उसको हिंदी में पहली बार ट्रांसलेट करके मैंने कालरा मैडम को भेजा। तो कालरा मैडम ने कहा ये किसकी कहानी, ये ओशो जी ने लिखी थी कहानी, ओशो की कहानी है ये। तो मैंने कहा ओशो जी ने लिखा है? अरे ओशो जी की किताबें मैंने पढ़ी है, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी, इतनी अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ी नहीं। मैंने कहा मुझे पता नहीं मिला है ऐसे है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति को पाना है हमें, ना कि ये दुनियादारी नहीं चाहिए। अभी मैंने इतना समय ध्यान किया, बाप रे 2 घंटे मैंने ध्यान किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। उस स्थिति में जब अपने आप को हम पूरी तरह भूल जाएंगे कि हम क्या हैं, क्यों हैं, तब जाके वो असली स्थिति है, मान हमें जाना है। हाँ। ये मेरी आत्मा की जो स्थिति है, वही स्थिति, वही जिसको हम आनंद बोलते हैं, आनंद हाँ, पाए, उसके हाँ। प्रेम में रहना समझते हैं। तो यही स्थिति है कि अपने आप को पूरा जीरो करके, जीरो करना है, जो भी हम परिस्थिति में हैं उसके साथ घुल जाए, एक हो जाए। यही है, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी वहां बात। तक पहुंचेंगे तो जैसे पत्री सर बताते हैं कि आत्मा की अवस्था बताते हैं, पत्री सर अवस्था है, फिर ऐसे वृद्धात्मा बताते हैं, शैशवात्मा बताते हैं, हाँ जी। बालात्मा बताते हैं, यवनात्मा बताते हैं, प्रौढ़ात्मा बताते हैं, वृद्धात्मा बताते हैं। तो वृद्धात्मा से भी बढ़कर ये चीज है, मुझे लगता है। मेरे यानी ऐसे मैं सोच रही हूँ कि ये शायद वृद्धात्मा से बढ़कर है ये, ऐसी स्थिति कि वो क्या है, वो खुद को, अपने आप को भूल गया है, वो भी एक पशु जैसे बन गया है। बहुत बड़ी अब बात जिस है। भी माहौल में रहे उसी में ही ढल गए, हाँ, उसी में ही ढल गए, अपने आप को खो दिया आपने। खो दिया। हाँ। ये चाहिए, ये ऐसा ही हमें ऐसा जीवन होना है। हाँ। लेकिन दुनियादारी में थोड़ा यानी मुश्किल है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो हम जरूर पा सकते हैं। बहुत प्रयास करनी पड़ेगी, कठिन पर ये करनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं, साधना करनी साधना पड़ेगी। करनी पड़ेगी हमें, कठिन साधना करेंगे तो हम जरूर पाएंगे।
वो भी तो हमारे जैसे मानव है, हम भी मानव हैं, हो हाँ जाएगा वो। हाँ तो इसकी साधना में रहना है, हाँ हाँ, बहुत हमें बढ़िया बिल्कुल केवल साक्षी भाव में रहना हर है, परिस्थिति में रहना परिस्थिति है। में रहना है, सामने कुछ भी हो रहा है कुछ भी हो उसको सच नॉन जजमेंटल करके हमें आगे बढ़ते रहना है। बढ़ना है, हाँ, ऐसे तो करेंगे आपकी ये जो साधना की स्थिति थी, मतलब जो आप ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते, तो क्या कभी आपने अपने आप को, जैसे कोई पास्ट लाइफ कहते हैं, या फिर आपने कुछ और ऐसे देखा है अपने बारे में, या ध्यान में अपनी इंट्यूशन को सामने देखा है ध्यान के माध्यम से, तो आपका ऐसा भी कुछ अनुभव है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा आत्मा को मैं महसूस कर रही हूँ। महसूस हाँ, करते हैं? आजकल आजकल नहीं, अब कुछ दिनों से, जब से बेंगलुरु में सर के साथ रही, तब से ही मैं आत्मा को महसूस कर रही हूँ कि जब मैं ध्यान में रहती हूँ, तो आत्मा को जब छूती हूँ, तो ऐसा लगता है कि उसमें कुछ चलन हो रहा है, कुछ चंचल, यानी थोड़ा इधर-उधर हिलने की ये भावना, या स्वीकार कर रही है कि आ जाओ श्वास को। ये ऐसी भावना मेरे अंदर आ जाती है कि वो कुछ एक्टिव हो रही है, मेरी आत्मा हम्म, जवाब दे रही है, कुछ बता रही है। तो ऐसे मैं महसूस कर रही हूँ आजकल। तो ये अच्छा भी लग रहा है मुझे। तो इस तरह अनुभव यही है बस। हाँ, ध्यान करती हूँ स- तो कभी-कभी ट्रांस में चली जाती हूँ। चले बहुत जाते बहुत देर पता ही नहीं चलता कि कितनी देर मैं बैठी हूँ, ट्रांस में चली जाती हूँ। यानी कुछ भी नहीं, ना सपना है, ना नींद है, ना कुछ है। घंटों बैठ जाती हूँ। फिर बाद में जब अभी नींद तो धीरे-धीरे खुलती है ना, ये ऐसा नहीं, एकदम उठ के बैठ जाती हूँ। क्या हुआ? कहाँ चली गई थी मैं? ऐसे महसूस करती हूँ। ये हो रहा है हाँ हाँ आजकल। इस स्थिति में हूँ अभी। हाँ, बहुत अच्छा है कि हम हम दृश्यों में लुप्त हो जाते हैं, हाँ, कि हमें सामने दृश्य दिखाई दिया, हाँ। हम उसमें गुम हो गए। हाँ, 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 हाँ। तो पति जी भी बोलते हैं कि ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है, हाँ। कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो भी बहुत अच्छा हाँ, कुछ भी है। नहीं दिखाई दे रहा, और बस हम मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पहचान सकती। पा रहे। हाँ हाँ, ऐसा होता है। आत्मा के स्तर पे रहना जो हाँ, अनुभव है, हाँ, वो एक अपने में अलग सा अनुभव है। अनुभव है वो। और मेरा विश्वास ये भी है कि श्वास जो है, वो शिव जी है। श्वास शिव है और आत्मा है पार्वती। तो ये शिव और पार्वती का मिलन हमारे अंदर हो रहा है। मैं शिव इसलिए मानती हूँ श्वास को, कि श्वास है तो शिव है हम, श्वास नहीं है तो शव है हम। तो इसीलिए वो शिव को और पार्वती का मिलन जो होता है, यही स्थिति हमें पानी है। यही स्थिति है जो हम अपने आप को खो देते हैं। शिव पार्वती यानी जो कहते हैं ना, ये क्या, शिव पार्वती के मिलन में हम भी मेल पाते हैं उसमें, और हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम ही शिव पार्वती बन गए, अर्धनारीश्वर स्थिति हमें आ जाती है। हाँ हाँ, तो इस अर्धनारीश्वर स्थिति में हम लोग लुप्त हो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा हाँ लगता है। जब मैं जाती हूँ तो ध्यान में डीपली जब चली जाती हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि शिव पार्वती का मिलन हो रहा है मेरे अंदर। तो ये शरीर नहीं है, फिर मैं क्या हूँ? अर्धनारीश्वर हूँ, दोनों मेरे में, मुझ में ही है। मुझ में ही है। ये महसूस होता है मुझे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं ध्यान में रह जाती हूँ, घंटों रह जाती हूँ मैं। बहुत अच्छा। आपकी ये जो स्थिति हम आज देख रहे हैं, कि आप इस एज में भी आप पूरी तरह से जागरूक हैं, स्वस्थ हैं, और समझ पा रही हैं। सबसे बड़ी चीज अपने को जो अंदर से समझना है, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, आप वो उसको महसूस कर पा रही हाँ हैं। जी, और जिसको हम एकत्व कहते हैं, हाँ जी, है ना, हाँ जी, जो आप शिव पार्वती का बता रहे हैं, कि प्रकृति के साथ मिल गए हाँ जी, आप एक ही रूप में हो गए, तो हाँ। आप उसके साथ मिल रहे हैं। तो आपका बहुत अच्छा ये अनुभव है, क्योंकि देखने में, दिखाने में, या और वो भी स्थितियां हैं, उस प्रत्येक आत्मा का अपनी जर्नी है।
तो वो भी स्थितियों को पार करके पहुंचना हमने इसी स्थिति में, हम या यही स्थिति में हमें पहुंचना आगे। है। हाँ, हाँ। और आगे बढ़ना है मुझे, जाबाली, सत्यकांत जाबाली की तरह हम भी बन जाए, ये मेरी मानो मंशा है, कामना है मेरी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे बन जाऊं तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत मुझे बढ़िया। मेरी यानी मेरी सोल जो, मेरी आत्मा जो लेकर आई है इच्छा, वो पूरी होगी। पूरी हो जाए। आत्मा की इच्छा है वो। बुद्धिमती जी, हमने अभी बहुत कुछ आपसे जाना, समय के अभाव के कारण हम एक बार फिर मिलेंगे और आपसे आपकी और आगे की यात्रा जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। दोस्तों, हमने बुद्धिमती जी से जाना कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, बट आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। तो आपको प्रकृति भी पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और प्रकृति में हर मानव, जीव, जंतु, पेड़ पौधे सभी आपके सहायक बनेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। स्वयं ही आपको अपना रास्ता साफ होता रहेगा। अभी और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन करी है, सेवा का काम करा है। तो बने रहिए हमारे साथ भाग 2 में बुद्धिमती जी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आप सबका। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये प्राकार हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए, ऐसा फकीर साहब बताते हैं। 60 दिन में क्या होता था, संगीत सुनाई देता था। वो संगीत भी कैसा होता था कि ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमो नमः। भगवानों के बीच में मैं बैठी हूँ, ऐसा मुझे लगता था। 60 दिन ऐसे लगा, बहुत अच्छा लगा।